तो हम लोग देख रहे थे ग्राम पॉजिटिव रोड से बैसिलाई। तो उसमें दो हम लोग पढ़ चुके थे। तीसरा हम लोग देख रहे हैं जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेन। ठीक है, इसके बारे में इसका मॉर्फोलॉजी देखेंगे, पैथोजेनिसिटी देखेंगे, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन देखेंगे। फिर मॉर्फोलॉजी के अंदर जो सब टॉपिक होगा उसके बारे में देखेंगे। मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हम लोग मॉर्फोलॉजी देखेंगे, वायलेंस फैक्टर देखेंगे, ग्रोथ फैक्टर देखेंगे, फिर पैथोजेनिसिटी में इससे क्या क्या बीमारी होता है उसके बारे में देखेंगे। फिर थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे कि इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं अगर किसी को हो गया तो। ठीक है, तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेन। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करें तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन है कि द ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एज इट काउजेज गैस गैंग्रीन, फूड पॉइजनिंग एंड नेक्रोटाइजिंग इंट्राइटिस। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है कि ये ऑर्गेनिज्म हम लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप इसके बारे में जानिएगा तभी इससे जो बीमारी होता है इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन पता चल सकता है। तो इस ऑर्गेनिज्म से होता क्या क्या है? तो सबसे पहला है कि गैस गैंग्रीन होता है, दूसरा फूड पॉइजनिंग होता है, तीसरा नेक्रोटाइजिंग इंट्राइटिस होता है। इन तीनों बीमारी के बारे में अगर एक एक वर्ड में बताएं तो गैस गैंग्रीन का मतलब ऐसा हुआ कि एक जगह जख्म हुआ, वहाँ पर कुछ गैस रिलीज होते हैं और गैस रिलीज के कारण वहाँ पर एक बब्बल लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अगर आपको विजुलाइज करना है तो क्रोम पे जाइए, मतलब गूगल में जाइए और इस वर्ड को टाइप कीजिए और इसका इमेज में जाके देख सकते हैं, अच्छे से फील आएगा। तो एक सेकेंड जाके देख लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट फूड पॉइजनिंग तो सिंपल वर्ड है, समझ ही रहे हैं। अगर फूड में इसका कंटामिनेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया और उसको हम लोग कंज्यूम कर लिए तो हमारे अंदर जो जो बीमारी होगा उसको फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट है नेक्रोटाइजिंग इंट्राइटिस। नेक्रोटाइजिंग मतलब टिश्यू का डेड होना या सड़ना करना, इसी के लिए नेक्रोटाइजिंग वर्ड यूज करते हैं। इंट्राइटिस मतलब अपने इंटेस्टाइन के लिए, इंटेस्टाइन, ठीक है, नहीं इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन, सॉरी, तो इसको बोलेंगे नेक्रोटाइजिंग इंट्राइटिस। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेज इज ऑल्सो नोन एज क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेज का दूसरा एक नाम है, दूसरा नाम क्या है? उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेज इज नेचुरल इनहेबिटेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। ये जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेज, ये ह्यूमन्स बींग्स के लार्ज इंटेस्टाइन में नेचुरली पाया जाता है। नेचुरली इनहेबिटेंट कहने का मतलब हुआ कि ये मनुष्य में पाया जाएगा लेकिन उसमें कोई बीमारी ये काउज नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर सामने वाले व्यक्ति का इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो उसमें अफेक्ट शो कर सकता है, लेकिन ये जनरली ह्यूमन में प्रेजेंट रहता है लेकिन कोई साइन एंड सिम्टम शो नहीं करता है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग तीन इन्फॉर्मेशन देखें। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है द ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज इट इज काउजेज गैस गैंग्रीन, फूड पॉइजनिंग एंड नेक्रोटाइजिंग इंट्राइटिस। नेक्स्ट है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेज इज ऑल्सो नोन एज क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची। नेक्स्ट है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेज इज ए नेचुरल इनहेबिटेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक में। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में भी सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजी। ठीक है, टॉपिक का नाम है जनरल कैरेक्टरिस्टिक, उसमें सब टॉपिक का नाम है मॉर्फोलॉजी। तो जो पहला सब टॉपिक है मॉर्फोलॉजी, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है द ऑर्गेनिज्म इज ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई एंड हैव सेंट्रल और सब टर्मिनल स्पोर। सिंपल वही घिसा पिटा, ये जो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेज है ये एक ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है। बैसिलाई क्या शो कर रहा है कि इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो शेप होगा, वो रोड लाइक होगा। तो वही बोल रहा था ऑर्गेनिज्म इज ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई एंड हैव सेंट्रल और सब टर्मिनल स्पोर। इसमें जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है या तो वो सेंटर में रहेगा या सब टर्मिनल। मेरा कहने का मतलब हुआ कि अगर ये हमारा रॉड लाइक बैक्टीरिया है तो इसका जो स्पोर है या तो सेंटर में रहे या तो थोड़ा सा उसके नीचे भी हो सकता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है दे आर नॉन मोटाइल एंड कॉप्सुलेटेड। ये जो बैक्टीरिया होता है ये नॉन मोटाइल होता है लेकिन इसके चारों तरफ एक लेयर पाया जाता है, मतलब ये कैप्सुलेटेड होता है। नेक्स्ट है द साइज इज 4 to 6 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 1 माइक्रोमीटर इन ब्रेथ। इसका जो लेंथ होता है वो 4 से 6 माइक्रोमीटर होता है और जो इसकी चौड़ाई है वो कितना है? 1 माइक्रोमीटर है। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप बेस्ड ऑन द टॉक्सिन प्रोडक्शन। किस टाइप का टॉक्सिन ये प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कि ये डिफरेंट टाइप का टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। तो जिस तरह का टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है उसके हिसाब से इसको क्लासीफाई किए हैं और कितने भाग में किए हैं? 5 टाइप में। तो वही है कि द ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप बेस्ड ऑन द टॉक्सिन प्रोडक्शन। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म इज किल्ड बाय बॉइलिंग फॉर 5 मिनट। इस ऑर्गेनिज्म को अगर आप बॉयल करते हैं
तो ये 5 मिनट तक उसमें ज़िंदा रहेगा, उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। मतलब इसको आसानी से हम लोग स्टरलाइज जो भी है उसको कर सकते हैं जिस सामान को यूज कर रहे हैं। तो वही इन्फॉर्मेशन है। द ऑर्गेनिज्म इज किल्ड बाय बॉइलिंग फॉर 5 मिनट। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि स्पोर रेसिस्ट द एक्शन ऑफ कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट बट आर किल्ड व्हेन सब्जेक्टेड टू ऑटोक्लेविंग एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट। इसका जो स्पोर होता है, स्पोर मतलब सीड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो स्पोर जो इसका स्पोर होता है वो जो हम लोग कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट के जैसे कि 5% फिनॉल हो गया, 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड हो गया, तो इन सब का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वही है स्पोर रेसिस्ट। स्पोर रेसिस्ट द एक्शन ऑफ कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट बट आर किल्ड व्हेन सब्जेक्टेड टू ऑटोक्लेविंग एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट। लेकिन अगर इसको ऑटोक्लेविंग प्रोसेस के, ऑटोक्लेविंग एक स्टरलाइजेशन का प्रोसेस होता है, इसका एक मशीन होता है जिसमें हम वस्तु को धरते हैं और स्टरलाइज करते हैं। तो अगर उस प्रोसेस में देखा जाए तो 121 डिग्री सेल्सियस पर अगर 15 मिनट तक उसको मशीन में रखते हैं तो इसका स्पोर का डेथ हो जाता है। नेक्स्ट, तो हम लोग पहला देख लिए मॉर्फोलॉजी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक में मॉर्फोलॉजी हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ग्रोथ फीचर। तो सेकेंड सब टॉपिक है ग्रोथ फीचर। इसमें इंफॉर्मेशन है कि द ऑर्गेनिज्म इज एनएरोबिक बट इज एबल टू ग्रो इन माइक्रो एरोफिलिक कंडीशन। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये जनरली एनएरोबिक होता है। एनएरोबिक कहने का मतलब क्या हुआ, इसको ये जहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा वहाँ पर ये जिंदा नहीं रह सकता है, ये वहीं पर जिंदा रहेगा जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं हो। तो द ऑर्गेनिज्म इज एनएरोबिक बट इज एबल टू ग्रो इन माइक्रो एरोफिलिक कंडीशन। लेकिन इसमें एक खासियत बात है कि ये थोड़ा बहुत अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन रहा तो वहाँ पर अपने को जीवित रखने में सक्षम होता है। ये बहुत अलग है और इस ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेशल बात है। तो इसको ध्यान में रखना है कि जो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेज है ये जनरली एनारोबिक है। अगर हमसे कोई पूछा कि क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेज कैसा ऑर्गेनिज्म है तो हम बोलेंगे एनारोबिक है, लेकिन साथ ही साथ सामने वाले को बताना है। लेकिन अगर माइक्रो एरोफिलिक मतलब अगर O2 का कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत है तो वहाँ पर भी ये ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट है इट ग्रो वेल ऑन मीडियम कंटेनिंग नाइट्रेट एज नाइट्रेट इज यूज्ड एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसको जो ग्रो करते हैं अगर उस मीडिया में आपका नाइट्रेट है तो वहाँ पर ये अच्छा से ग्रो करता है। अगर आप कोई कल्चर मीडियम लिए हैं अगर उसमें नाइट्रेट है तो वहाँ पर ये क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेज अच्छा से ग्रो करता है, क्योंकि इसका एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है, नाइट्रेट होता है। इसीलिए इन्फॉर्मेशन आया कि इट ग्रो वेल ऑन मीडिया कंटेनिंग नाइट्रेट एज नाइट्रेट इज यूज्ड एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताना, हम लोगों में एरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, नाइट्रेट है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि ऑल न्यूट्रिएंट अगर 2 टाइप ऑफ कॉलोनीज आर फॉर्म्ड, वन टाइप हैज अ स्मूथ राउंड कॉन्वेक्स ओपेक एंड ग्रेइश येलो अपीयरेंस व्हाइल अदर इज अनबोनेड ट्रांसलूसेंट ओपेक इरेगुलर पेरिफेरी विथ ब्राउनिश सेंटर। जब इसको आप न्यूट्रिएंट मीडियम में, न्यूट्रिएंट एगर में ग्रो करवाते हैं, इसका कॉलोनीज का फॉर्मेशन करवाते हैं तो आपको 2 टाइप का कॉलोनी मिलता है। मतलब 2 डिफरेंट टाइप का कॉलोनी आप लोग को देखने को मिल सकता है। जो पहला कॉलोनी है वो किस टाइप का दिखेगा, स्मूथ रहेगा, राउंड रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा, ओपेक एंड ग्रेइश येलो इन कलर रहेगा, ठीक है, ग्रेइश येलो इन अपीयरेंस। और जो दूसरा है अदर इज अनबोनेट, अनबोनेट के बारे में समझा रहे हैं। अनबोनेट जो वर्ड है ये शेप को डिनोट करता है, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया तो एक शेप को डिनोट कर रहा है, ट्रायंगल हो गया एक शेप को डिनोट कर रहा है, स्क्वायर हो गया ये भी एक शेप को डिनोट कर रहा है। उसी तरह अनबोनेट भी जो वर्ड है ये एक शेप को डिनोट करता है। अब आपको बताते हैं कैसा टेप, तो जो मशरूम होता है, मशरूम का जो छत्ता होता है, मशरूम का जो छत्ता होता है, ऊपर पार्ट होता है, उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, अनबोनेट होता है, ठीक है। और ये ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है और ओपेक। अब इसके बारे में बताते हैं, 3 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट से पूरा आर पार दिख जाता है, ट्रांसलूसेंट से थोड़ा बहुत दिखता है और ओपेक से कुछ भी नहीं दिखता है। तो इसका जो दूसरा कॉलोनी होता है वो ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है, ओपेक भी हो सकता है, और पेरीफेरी जो होता है इसका इरेगुलर होता है और सेंटर जो होता है ब्राउनिश कलर का होता है। तो इस तरह से अभी हम लोग क्या देखें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक में ग्रोथ फीचर। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग इसका देखते हैं वायरुलेंस फैक्टर। तो सबसे टॉपिक का नाम है, सब टॉपिक का वायरुलेंस फैक्टर नाम है। तो इसमें सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है कि क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेज 4 मेजर टॉक्सिन एंड 8 माइनर टॉक्सिन।
इसके पहले भी हम लोग देखे थे कि टॉक्सिन प्रोडक्शन के आधार पे इसको 5 भाग में बांटे हैं। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस 4 मेजर टॉक्सिन को बनाता है और 8 माइनर टॉक्सिन। यहाँ पे माइनर टॉक्सिन के बारे में हम लोग को अपने सिलेबस में नहीं जानना है, बस नंबर याद रखना है कि माइनर टॉक्सिन कितने प्रोड्यूस करते हैं, 8। इस 4 मेजर टॉक्सिन के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहला वही है कि क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस 4 मेजर टॉक्सिन एंड 8 माइनर टॉक्सिन। अब हम लोग पहला टॉक्सिन जो 4 मेजर टॉक्सिन था, इन चारों के बारे में हम लोग को देखना है। तो इसके बारे में सबसे पहला है अल्फा टॉक्सिन। जो पहला टॉक्सिन है उसका नाम क्या है, अल्फा टॉक्सिन। इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इट काउजेज सिम्टम ऑफ गैस गैंग्रीन एंड हीमोलाइटिक रिएक्शन इन ए पर्सन। अगर किसी ह्यूमन्स बींग्स में इसका इन्फेक्शन हो गया है और अगर उसमें अल्फा टॉक्सिन निकल रहा है तो उसमें क्या होगा, गैस गैंग्रीन बीमारी होगा, जख्म पर फोड़ा जैसा हो जाएगा। और हीमोलाइटिक मतलब ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। तो अल्फा टॉक्सिन क्या करवाता है, इट काउजेज सिम्टम ऑफ गैस गैंग्रीन एंड हीमोलाइटिक रिएक्शन इन ए पर्सन। नेक्स्ट है अल्फा टॉक्सिन इज थर्मोस्टेबल एंड रिक्वायर जिंक फॉर एक्टिवेशन। जो अल्फा टॉक्सिन होता है वो थर्मोस्टेबल है, मतलब ये थोड़ा बहुत हीट को रेसिस्ट कर सकता है। थोड़ा बहुत हीट देने पर ये जो टॉक्सिन है ये डीनेचर नहीं होगा। तो वही है अल्फा टॉक्सिन इज थर्मोस्टेबल एंड रिक्वायर जिंक फॉर एक्टिवेशन। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, इट बाइंड टू होस्ट सेल एंड रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू द अफेक्टेड टिश्यू। ये जो अल्फा टॉक्सिन होता है ये होस्ट के सेल सरफेस से जुड़ जाता है, बाइंड कर जाता है और वहाँ पर ब्लड सप्लाई को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तो अभी तक हम लोग वायरुलेंस फैक्टर में हम लोग को 4 मेजर टॉक्सिन पढ़ना था, उसमें से पहला हम लोग देख लिए कि अल्फा टॉक्सिन क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बीटा टॉक्सिन। तो बीटा टॉक्सिन में सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है, दिस ब्रिंग नेक्रोसिस विद द हेल्प ऑफ कैटेकोलामाइन बाय इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। ये जो बीटा टॉक्सिन होता है ये क्या करवाता है, नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ टिश्यू, मतलब सड़ गल जाता है उस टाइप में। तो जो बीटा टॉक्सिन है, दिस ब्रिंग नेक्रोसिस विद द हेल्प ऑफ कैटेकोलामाइन। बीटा टॉक्सिन कैटेकोलामाइन के मदद से टिश्यू का नेक्रोसिस करवाता है। और ये टिश्यू को नेक्रोसिस किस तरह से करवाता है, वहाँ पर ब्लड का प्रेशर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। फिर से बता रहे हैं, बीटा टॉक्सिन का अगर किसी में इन्फेक्शन हो गया तो जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा देता है और कैटेकोलामाइन के मदद से वहाँ पर नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू करवाता है। ठीक है, तो बीटा टॉक्सिन का नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, इट इज़ द मेन रीजन फॉर टॉक्सेमिया इन इन्फेंट लाइक क्लेप्स, लैम्स, पिगलेट एंड फॉल। ये बीमारी जो है जनरली ह्यूमन्स में नहीं पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है, तो उसी के लिए टॉक्सेमिया वर्ड यूज किया है। तो बीटा टॉक्सिन क्या करवाता है, टॉक्सेमिया इन इन्फेंट। टॉक्सेमिया एक बीमारी होता है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो ये क्या करवाता है, टॉक्सेमिया इन इन्फेंट लाइक क्लेप्स। क्लेप्स क्या है, काफ का प्लूरल वर्ड है, लैम्ब भेड़, पिगलेट सुअर का बच्चा और फॉल्स मतलब बछड़ा। ये सब में क्या करवाता है, टॉक्सेमिया करवाता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, इन ह्यूमन्स दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड पिग बेल एंड इज रेयरली फाउंड। बीटा टॉक्सिन के द्वारा जो ह्यूमन्स में प्रॉब्लम होता है उसका नाम क्या है, पिग बेल। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये हमारे ह्यूमन्स बींग्स में रेयरली फाउंड होता है। अब इसका भी रीजन दिया है कि ह्यूमन्स बींग्स में रेयरली फाउंड क्यों है, तो इसका रीजन है कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम लाइक ट्रेप्सिन कैन ब्रेक डाउन दिस टॉक्सिन। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर थोड़ा बहुत होगा तो ट्रेप्सिन का रिलीज होता है। ये ट्रेप्सिन जो है ये बीटा टॉक्सिन को क्या कर देता है, तोड़ देता है मतलब इसको नॉन फंक्शनल बना देता है। तो हमारे बॉडी में ट्रिप्सिन पाया जाता है और अगर हमारे बॉडी में बीटा टॉक्सिन आया तो उसको डीनेचर कर देता है। डीनेचर कर देगा तो वो जो इफेक्ट शो करना था वो नहीं करता है। तो इसीलिए बीटा टॉक्सिन से बीमारी होता है वो ह्यूमन्स बींग्स में रेयरली फाउंड होता है। इसका रीजन क्या है, ट्रिप्सिन है। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा देख लिए जिसमें हम लोग को गैस गैंग्रीन और हेमोलाइटिक रिएक्शन था। हम लोग बीटा देखे जिसमें टॉक्सेमिया इन इन्फेक्ट हो रहा था, नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू हो रहा था। तीसरा हम लोग देखते हैं इप्सिलॉन टॉक्सिन। इप्सिलॉन टॉक्सिन के बारे में सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है, दिस टॉक्सिन हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम एनिमल स्पेसीज एंड रेयरली फ्रॉम ह्यूमन्स। ये भी जो एप्सिलॉन टॉक्सिन है ये भी जनरली ह्यूमन्स बींग्स में नहीं पाया जाता है। ये भी कहाँ से जनरली आइसोलेट किया जाता है, एनिमल से। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है, दिस टॉक्सिन हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम एनिमल स्पीसीज एंड रेयरली फ्रॉम ह्यूमन्स। नेक्स्ट है, दिस टॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग पोर इन द टिश्यू एंड इज फ्लूइड लीकेज। ड्यू टू दिस कॉम्प्लिकेशन डेवलप लाइक पल्पी किडनी डिजीज एंड डायसेंट्री आर काउज।
अगर इप्सिलॉन टॉक्सिन का किसी एनिमल में इन्फेक्शन हो गया है तो वो क्या करता है, उसमें टिश्यू में पोर करता है। पोर मतलब छिद्र या छेद। तो वही है कि दिस टॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग पोर इन द टिश्यू। अगर पोर उस टिश्यू में क्रिएट हो गया है तो वहाँ से फ्लूइड लीकेज हो जाएगा और इससे जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है उसको बोलते हैं पल्पी किडनी डिजीज एंड डायसेंट्री। डायसेंट्री का मतलब क्या हुआ, एक तरह से लूज मोशन टाइप में। तो पल्पी किडनी डिजीज क्या है, पल्पी किडनी डिजीज ये जनरली किस में होता है, एनिमल्स में होता है। तो एनिमल्स का एक फैटल कंडीशन है जिसमें इप्सिलॉन टॉक्सिन का रिलीज होता है और उसमें डायसेंट्री वगैरह देखने को हम लोग को मिलता है। इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बस नाम याद रहना चाहिए, क्या है नहीं है, साइन सिम्टम हम लोग को जानना जरूरी नहीं है क्योंकि ये एनिमल की बात कर रहा है। ठीक है, तो वही है कि दिस टॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग पोर इन टिश्यू एंड इज फ्लूइड लीकेज ड्यू टू दिस कॉम्प्लिकेशन डेवलप लाइक पल्पी किडनी डिजीज एंड डायसेंट्री या काउच। तो इस तरह से तीसरा टॉक्सिन हम लोग देख लिए। सबसे पहला टॉक्सिन हम लोग क्या देखे, सबसे पहला टॉक्सिन हम लोग अल्फा टॉक्सिन देखे जिसके चलते गैस गैंग्रीन और हेमोलाइटिक रिएक्शन हो रहा था। दूसरा हम लोग बीटा टॉक्सिन देखे जिसमें नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू हो रहा था, टॉक्सेमिया इन इन्फेंट हो रहा था लेकिन ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है ड्यू टू ट्रेप्सिन। और तीसरा हम लोग देखे एप्सिलॉन, ये भी टॉक्सिन जनरली ह्यूमन बींग्स में नहीं पाया जाता है और ये क्या करता है, पल्पी किडनी डिजीज लाइक डिसऑर्डर करता है, डायसेंट्री करवाता है। कैसे करवाता है, कि टिश्यू में पोर करता है, पोर से वहाँ पर फ्लूइड का लीकेज हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग लास्ट लोटा टॉक्सिन के बारे में देखते हैं। तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन याद रखना है कि दिस इज प्रोड्यूस ओनली बाई टाइप ई स्टेन एंड इट इज़ नॉट वेरी टॉक्सिक इन नेचर। जो लोटा टॉक्सिन होता है ये टाइप ई स्टेन, बताए थे कि टॉक्सिन प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग उसको 5 भाग में बांटे हैं। तो उसका जो एक पार्ट होता है टाइप ई जो टॉक्सिन निकालता है उस टॉक्सिन को बोलते हैं लोटा टॉक्सिन। लेकिन खुशी की बात है कि ज़्यादा टॉक्सिक नेचर इन नहीं होता है, इट इज़ नॉट वेरी टॉक्सिक इन नेचर, ये ज़्यादा हम लोग में गलत इफेक्ट शो नहीं करता है। तो वही है, दिस इज प्रोड्यूस ओनली बाई टाइप ई स्टेम एंड इज नॉट वेरी टॉक्सिक इन नेचर। अब नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि इंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस बाई टाइप ए इज ए पॉलीपेप्टाइड नॉन डिफ्यूजिबल एंड हीट लेबल प्रोटीन, इट इज फॉर्म्ड इन द इंटेस्टाइन ड्यूरिंग स्पोरुलेशन। टाइप ए के द्वारा एक टॉक्सिन बनाया जाता है जिसको बोलते हैं इंटेरोटॉक्सिन। ठीक है, इंटेरोटॉक्सिन के बारे में ध्यान रखना है कि ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड है। पॉली मतलब बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड, बहुत सारे अमीनो एसिड से बना हुआ है। नॉन डिफ्यूजिबल का मतलब, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह किसी सब्सटेंस का जाना। तो नॉन डिफ्यूजल मतलब ये जो इंट्रोटॉक्सिन है ये खुद से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक नहीं जा पाता है। ये हीट लायबल होता है, मतलब कि ज़्यादा हीट देने पर ये टॉक्सिन क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। नेक्स्ट ये बनता कहाँ है, ये हमारे इंटेस्टाइन में बनता है। और कब बनता है, स्पोरुलेशन। व्हाट डू मीन बाय स्पोरुलेशन, स्पोर से नहीं, सॉरी, स्पोरुलेशन मतलब स्पोर का बनना। स्पोर जब बनता है, जब स्पोर वहाँ पर जर्मिनेट कर जब बनता है तो वहाँ पर जो टॉक्सिन रिलीज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटेरोटॉक्सिन बाई टाइप ए बैक्टीरिया। ओके, ठीक है। तो यहाँ ठीक है, तो बस इंटेरोटॉक्सिन के बारे में ध्यान रखना है कि जब ये ऑर्गेनिज्म इंटेस्टाइन में स्पोरुलेशन करवाता है, मतलब जहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन होता है उस टाइम ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं इंटेरोटॉक्सिन। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखता है, ये एक पॉलीपेप्टाइड है, नॉन डिफ्यूजन एंड हीट लायबल प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह से हम लोग का जनरल कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का नाम है क्या, पैथोजेनिसिटी। ठीक है, पैथोजेनिसिटी में सबसे जो पहला इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग को पढ़ना है वुंड इन्फेक्शन। ठीक है, तो पैथोजेनिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें जो मेन टॉपिक है वो क्या है, वुंड इन्फेक्शन। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है कि दिस ऑर्गेनिज्म लिव एज ए कॉमेंसन इन इंटेस्टाइन ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एंड इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इट्स स्पोर आर वाइडली फाउंड इन नेचर। 3 टाइप ऑफ वुंड इन्फेक्शन आर फाउंड। बोल रहा है ये जो ऑर्गेनिज्म है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस, ये हमारे इंटेस्टाइन में, ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में एज ए कॉमेंसल मतलब नेचुरल रहता है, कोई हम पर गलत इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब ये हमारे शरीर में रहता है। तो ये जो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस है ये ह्यूमंस बींग्स के इंटेस्टाइन में एज ए कॉमेंसल रहता है। और अगर हमारे इंटेस्टाइन में रहता है तो एक्सक्रीटरी मैटर या एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के थ्रू ये टाइम टू टाइम हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होते रहता है। और अगर एक्सक्रीट होते रहेगा तो ये नेचर में इसका जो कंसंट्रेशन रहेगा वो टाइम टू टाइम बढ़ते जाएगा। तो वही इन्फॉर्मेशन लिखा है कि दिस ऑर्गेनिज्म लिव्स एज ए कॉमेंसल इन इंटेस्टाइन ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एंड इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम।
इट्स स्पोर आर वाइडली फाउंड इन नेचर। 3 टाइप ऑफ वुंड इन्फेक्शन आर फॉर्म, और जिसके कारण 3 टाइप के वुंड इन्फेक्शन ह्यूमन बींग्स में देखा जाता है। ठीक है, फिर से इसको कंक्लूड कर रहा है। तो इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये ह्यूमन्स बींग्स के इंटेस्टाइन में एज ए कॉमनसन नेचुरली पाया जाता है, और अगर ये इंटेस्टाइन में पाया जा रहा है तो टाइम टू टाइम एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के साथ ये बाहर नेचर में आता है। इस तरह से नेचर में इसका जो कंसंट्रेशन है ये आसानी से मिला जाता है, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और इसके कारण 3 टाइप के वुंड इन्फेक्शन हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो इन्फेक्शन है वुंड का, सबसे पहला है कंटामिनेशन ऑफ ए सिंपल वुंड। सबसे जो पहला इन्फेक्शन है, सबसे पहला इन्फेक्शन कौन है? कंटामिनेशन ऑफ ए सिंपल वुंड। इसमें इन्फॉर्मेशन है कि द वुंड गेट कंटामिनेटेड बाई मड, सॉइल और डस्ट, द ऑर्गेनिज्म डज नॉट मल्टीप्लाई बट डिले हीलिंग। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अगर किसी एक व्यक्ति को वुंड है, मतलब कोई जख्म है, और अगर वो जख्म मड, सॉइल या डस्ट के कांटेक्ट में आया, और उस मड, सॉइल और डस्ट में अगर क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेज है तो वो वुंड क्या होगा? उससे इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो अगर इन्फेक्टेड हो गया है तो जनरली वहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, मतलब क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेज का नंबर नहीं बढ़ेगा। वो क्या करेगा? उसको वुंड का क्या करेगा? हीलिंग को क्या करेगा? डिले कर देगा। वुंड हीलिंग डिले का मतलब हुआ जो जख्म 10 दिन में ठीक होने वाला था वो 1 महीना में ठीक होने देगा, मतलब सही से ये ठीक होने नहीं देगा। तो कंटामिनेशन ऑफ ए सिंपल वुंड में इंफॉर्मेशन है कि द वुंड गेट कंटामिनेटेड बाई मड, सॉइल और डस्ट, द ऑर्गेनिज्म डज नॉट मल्टीप्लाई बट डिले हीलिंग। नेक्स्ट जो अपना इन्फेक्शन है वुंड इन्फेक्शन 3 पढ़ना था हम लोग को। उसमें सबसे पहला कंटामिनेशन ऑफ सिंपल वुंड पढ़े, दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोस्ट्रीडियम सेलुलाइटिस। ठीक है, तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है कि द इन्फेक्शन अकर इन नेक्रोटाइज टिश्यू। अगर हमारे बॉडी में कहीं पे नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू हो रहा है, कोई टिश्यू किसी भी कारणवश सड़ रहा है, गल रहा है, मर रहा है, और अगर वहाँ पर इसका इन्फेक्शन हो गया तो उसको बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियल सेलुलाइटिस। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन वही है कि द इन्फेक्शन अकर इन नेक्रोटाइज टिश्यू। नेक्स्ट है द डेड टिश्यू ब्लड क्लॉट एंड फॉरेन बॉडी रिड्यूस ऑक्सीजन इन द वुंड। अब वहाँ पर कोई वुंड है, उसमें डेड टिश्यू रहेंगे, ब्लड क्लॉट रहेंगे, कोई फॉरेन बॉडी भी रहेगा। बताए थे आपको, पहले समझाया गया था कि अगर डेड टिश्यू है, ब्लड क्लॉट है, फॉरेन बॉडी है, मतलब ये नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर एनारोबिक कंडीशन बनाते हैं, मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं, और एनएरोबिक कंडीशन बनाएगा तो ये ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये जो हमारा बैक्टीरिया है ये एनएरोबिक है। तो वही इन्फॉर्मेशन है कि द डेड टिश्यू ब्लड क्लॉट एंड फॉरेन बॉडी रिड्यूस ऑक्सीजन इन द वुंड। नेक्स्ट है इन सच कंडीशन द स्पोर ऑफ क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेज स्टार्ट जर्मिनेटिंग एंड टॉक्सिन आर रिलीज। जब ऐसा इसको इन्वायरमेंट मिल जाता है एनाएरोबिक वाला, तो उसका जो स्पोर रहता है वहाँ पर जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है, और जर्मिनेशन के टाइम वो टॉक्सिन को भी रिलीज करता है। नेक्स्ट है टॉक्सिन इज नॉट इनफ इन क्वांटिटी एंड ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन्वेड द टिश्यू। बोल रहा है लेकिन ये जो टॉक्सिन रिलीज करता है उसका जो क्वांटिटी होता है, जो उसका मात्रा होता है वो बहुत कम होता है, और कम होने के कारण ये जनरली एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक नहीं जाता है, जिस टिश्यू में रहता है वहीं पर थोड़ा बहुत इफेक्ट को शो करता है। नेक्स्ट है सेरोप्रूलेंट डिस्चार्ज हैविंग ऑफेंसिव ऑर्डर इज प्रोड्यूस इन सच। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन बता रहा है कि जो सेरोप्रूलेंट डिस्चार्ज होता है, सेरोप्रूलेंट डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है सबसे पहले जानते हैं। तो जो जख्म से जो क्या उसको पस जो निकलता है येलो वाइटनी फ्लूइड टाइप का, उसी को बोलते हैं सेरोप्रूलेंट डिस्चार्ज। तो ये जो सेरोप्रूलेंट डिस्चार्ज रहता है, वैसे इन्फेक्शन से उनका जो ऑर्डर मतलब कि सुगंध या दुर्गंध जो भी बोलो, वो जो जैसे जो नॉर्मली जो निकलता है उसमें कोई वैसा गंदा दुर्गंध नहीं होता है, लेकिन अगर क्लोस्ट्रीडियम सेलुलाइटिस हो चुका है तो वहाँ पर जो पस निकलेगा उसका बहुत ही गंदा दुर्गंध रहेगा। ठीक है, तो वही है कि सेरोप्रूलेंट डिस्चार्ज हैविंग ऑफेंसिव ऑर्डर इज प्रोड्यूसिंग सच केसेज। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 2 देख चुके हैं। ठीक है, फिर से आपको एक बार करवा देते हैं कि अभी हम लोग जो पैथोजेनिसिटी स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग देखे थे वुंड इन्फेक्शन में हम लोग को 3 पढ़ना था। उसमें सबसे पहला हम लोग देख लिए कंटामिनेशन ऑफ ए सिंपल वुंड, नेक्स्ट हम लोग देख लिए क्लोस्ट्रीडियम सेलुलाइटिस के बारे में, और नेक्स्ट हम लोग तीसरा देख रहे हैं गैस गैंग्रीन। फिर से बता रहे हैं, अगर गैस गैंग्रीन को आपको फील लेना है तो गूगल पर जाइए
वहाँ पर इस वर्ड को टाइप कीजिए, इमेज में जाइए, उसके बाद फिगर देखिए। गैस गैंग्रीन मतलब जख्म के, अगर हमसे सुनना है तो जख्म के पास एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं गैस गैंग्रीन। जैसा वर्ड है वैसा ही डिनोट कर रहा है। तो इसमें सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है कि द स्पोर जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एक्जोटॉक्सिन एंड गैस। जो स्पोर रहता है वो हमारे जहाँ पर वुंड इन्फेक्शन पड़ रहे हैं तो वुंड में वहाँ पर जर्मिनेट करता है, वहाँ पर लार्ज अमाउंट में एक्जोटॉक्सिन एंड गैस का प्रोडक्शन करवाता है। देखिए सीन ये है, किसी व्यक्ति को हो गया है कोई जख्म, अब वहाँ पर किसी भी तरह से उसमें क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेज का इन्फेक्शन हो गया है। तो जब इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पर स्पोर जर्मिनेट करेगा। तो जो स्पोर जर्मिनेट करते टाइम बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्जोटॉक्सिन बनाता है और गैस बनाता है। नेक्स्ट है द गैस गैंग्रीन इज नॉट फॉर्म्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेज एलोन बट अदर स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया दैट थ्रिव ऑन नेक्रोटाइड टिश्यू एजो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। लेकिन जो गैस गैंग्रीन है इसको बनाने में सिर्फ यही बैक्टीरिया मदद नहीं करता है, इसके अलावा वहाँ पर और भी जो बैक्टीरिया रहते हैं उस जख्म पे, उस नेक्रोटाइजिंग जो टिश्यू डेड कर रहा है वहाँ पर और भी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे डिफरेंट टाइप के। तो वो सब मिल के, वो सब किसके साथ मिल जाएंगे, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेज के साथ मिलके, और वो सब बैक्टीरिया मिलके गैस गैंग्रीन का फॉर्मेशन करवाते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई पूछेगा कि गैस गैंग्रीन का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है तो हमारा आंसर जाएगा क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेज। लेकिन हाँ, सामने वाले को ये भी बताना है कि ये सिर्फ अकेला नहीं है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके अलावा जो भी नेक्रोटाइजिंग टिश्यू के पास बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं सब मिलके बनाते हैं। नेक्स्ट है द गैस गैंग्रीन इज मोस्टली सीन ड्यूरिंग द वार। जब वार होता है, जब लड़ाई झगड़ा युद्ध होता है तो जनरली ये सैनिकों में देखा जाता है। तो वही है द गैस गैंग्रीन इज जनरली मोस्ट सीन ड्यूरिंग द वार। वार के समय लड़ाई झगड़ा होगा, चोट कट फट, वहाँ पर जख्म बनने का चांस ज़्यादा रहेगा और इन्फेक्शन हो गया है तो गैस गैंग्रीन बनता है। नेक्स्ट है अल्फा टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय द ऑर्गेनिज्म एंड इज हेल्प टू ब्रेक डाउन द टिश्यू। वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, अल्फा। और अल्फा टॉक्सिन क्या करता है, हमारे टिश्यू को ब्रेक डाउन करता है। तो वही है अल्फा टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय द ऑर्गेनिज्म एंड इज हेल्प टू ब्रेक डाउन द टिश्यू। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ टॉक्सिन and breakdown of tissue, gases as released are hydrogen peroxide and carbon dioxide. This situation is favorable for growth of organism and infection spread quickly. जब ये टॉक्सिन को रिलीज करता है और वहाँ पर टिश्यू को तोड़ता है, मतलब ब्रेक डाउन करता है, तो उस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस निकलते हैं, गैस रिलीज होते हैं। कौन कौन सा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो सिचुएशन होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला, दिस सिचुएशन इज फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये एनएरोबिक है और यहाँ पर इसको CO2 मिल रहा है, इसका कंडीशन फेवरेबल है। वहाँ पर इन्फेक्शन इसका बहुत जल्दी से फैलेगा क्योंकि इसको रहने के लिए एनएरोबिक कंडीशन मिल रहा है। तो वही है ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ टॉक्सिन एंड ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यू, गैसेज रिलीज आर हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस सिचुएशन इज फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इन्फेक्शन स्प्रेड क्विकली। नेक्स्ट है द गैस प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिज्म काउजेज डिस्टेंशन ऑफ मसल सेल एंड रिड्यूस ब्लड सप्लाई। जो यहाँ पर गैस प्रोड्यूस होता है कौन सा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके कारण मसल सेल में डिस्टेंशन होते हैं। मसल सेल में डिस्टेंशन मतलब खिंचाव, मसल्स के सेल में खिंचाव होते हैं और वहाँ पर ब्लड सप्लाई क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है द मसल आर डिस्ट्रॉय विथ ए लॉट ऑफ नेक्रोसिस। जब वहाँ पर खिंचाव होता है, रिड्यूस ब्लड सप्लाई हो जाता है, तो वहाँ का जो मसल्स होता है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है और वहाँ पर नेक्रोसिस प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है द डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC रिड्यूस ब्लड सप्लाई इन अफेक्टेड एरिया। दिस होल कैस्केड ऑफ इवेंट लीड टू बैक्टीरिया एंड शॉक विच लीड टू डेथ। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा था, तो सबसे पहले हम लोग देखें वहाँ पर इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ। जब वहाँ पर इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर वो टिश्यू को ब्रेक डाउन स्टार्ट करना कर दिया। जब ब्रेक डाउन कर रहा था तो वहाँ पर गैस निकल रहा था। जब गैस कौन कौन सा निकल रहा था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब प्रोसेस होने लगा तो वहाँ पर इसका फेवरेबल कंडीशन बन गया, इसको और अपना ऑर्गेनिज्म को मल्टीप्लाई किया। फिर जब ये जो गैस प्रोड्यूस हुआ तो डिस्टेंशन ऑफ मसल सेल और रेड ब्लड सेल्स का सप्लाई को कम कर दिया। फिर लास्ट में अपने RBC को भी बर्बाद करने लगा। तो ये सारे प्रोसेस मिल के क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, बैक्टीरिया
बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड स्ट्रीम, हमारे ब्लड में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन का प्रेजेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति में बैक्टीरिया हुआ है तो उसमें शॉक भी देखने को मिलता है। शॉक क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन है जहाँ पर हमारा बॉडी में इनफ अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं होता है, और अगर ये दोनों हो गया है तो व्यक्ति का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। ठीक है, इसको हम फिर से बता रहे हैं गैस गैंग्रीन को, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये फेमस है इसके बारे में। सबसे पहले क्या हुआ, वहाँ पर एक व्यक्ति को, सुनिएगा ध्यान से, एक व्यक्ति को इन्फेक्शन था। इन्फेक्शन मतलब मान के चल रहे हैं उसको कोई जख्म था, उस जख्म में किसी तरह से इसका इन्फेक्शन हो गया। अगर इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पर वो टॉक्सिन रिलीज करता है, और टॉक्सिन रिलीज करने के साथ साथ हमारे टिश्यू को ब्रेक डाउन करता है। जब हमारे टिश्यू को ब्रेक डाउन करता है तो वहाँ पर गैस रिलीज होता है। कौन सा गैस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों जो गैस निकलता है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन को बनाता है उसके ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये एनएरोबिक में अच्छा से रहता है। नेक्स्ट है, जब ये गैस जब वहाँ पर हो गया तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन तो ऑर्गेनिज्म के बनाया, और ये गैस हम पर क्या इफेक्ट करता है, तो हमारे मसल सेल में डिस्टेंशन करवाता है, मतलब खिंचाव करवाता है, और उस तरह से वहाँ पर ब्लड सप्लाई को कम कर देता है। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई जैसे ही कम होता है तो वहाँ पर नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू होने लग जाता है, मतलब हमारा टिश्यू बर्बाद होने लगता है। इस तरह से वहाँ पर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होने लगता है। इन सारे प्रोसेस अगर किसी व्यक्ति में हो गया है, मतलब बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति को क्या कंडीशन है, बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट है, अगर इन्फेक्शन ऑफ ब्लड स्ट्रीम हो गया तो शॉक भी हो सकता है। शॉक क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रोसेस है जिसमें हमारे बॉडी को इनफ अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं मिल पाता है, जितना उसको चाहिए ब्लड उस मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिसके कारण व्यक्ति में क्या होता है, फाइनली डेथ हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी में इंफॉर्मेशन है कि टिश्यू टर्न्स ब्लैक विथ इंक्रीज पेन। अगर ये सब प्रोसेस वहाँ पर हो रहा है तो वहाँ का जो टिश्यू रहता है वो ब्लैक हो जाता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। अगर किसी व्यक्ति को गैस गैंग्रीन हुआ है तो वहाँ का टिश्यू ब्लैक हो जाता है और पेन भी हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, द अफेक्टेड एरिया शो टेंडरनेस, एडिमा एंड फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज। इसके पहले भी बताया जाए, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा। नेक्स्ट है टेंडरनेस, यहाँ पर वर्ड आया है टेंडरनेस। टेंडरनेस क्या है, टेंडरनेस एक मेडिकल टर्म है जिसमें पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। अगर आप उस एरिया को टच किए हैं जिसमें टेंडरनेस है, फॉर एग्जांपल आप किसी पेशेंट के पास गए, उसके हाथ को टच किए और वो चिल्लाने लगा कि नहीं 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 हमको दर्द हो रहा है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि उस ऑर्गन के पास, उस सरफेस एरिया के पास उस व्यक्ति में क्या है, टेंडरनेस प्रेजेंट है। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में बोलना चाहे तो इन मेडिकल कॉन्टेक्स्ट टेंडरनेस इज पेन और डिसकम्फर्ट दैट अकर व्हेन एन अफेक्टेड एरिया इज टच्ड और प्रेस्ड। जब किसी अफेक्टेड एरिया को टच या प्रेस्ड करते हैं और सामने वाले में पेन या डिस्कम्फर्ट हो तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टेंडरनेस। नेक्स्ट है एडिमा, मतलब स्वेलिंग, और उसमें जो डिस्चार्ज होता है, जो पस निकलता है, उसका बहुत गंदा स्मेल होता है, मतलब जो गैस गैंग्रीन से पस निकलता है उसका स्मेल बहुत गंदा होता है। नेक्स्ट है, ऑफन ए क्रैकिंग साउंड इज फेल्ट अंडर द स्किन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ गैस बबल अंडर द स्किन। जनरली देखा जाता है कि जहाँ पर ये इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर स्किन के नीचे क्रैकिंग साउंड होता है, क्रैकिंग कट कट का आवाज़ आता है। ये क्यों होता है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ गैस बबल। तो वही है कि ऑफन ए क्रैकिंग साउंड इज फेल्ट अंडर द स्किन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ गैस बबल अंडर द स्किन। इस तरह से आपका गैस गैंग्रीन और वुंड इन्फेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। फिर से हम लोग को समराइज करके बता रहे हैं, हम लोग पैथोजेनिसिटी पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम है पैथोजेनिसिटी। उसमें हम लोग सबसे पहले देख रहे थे वुंड इन्फेक्शन। वुंड इन्फेक्शन होता था 3 टाइप का। सबसे पहला था कंटामिनेशन ऑफ ए सिंपल वुंड, दूसरा था क्लोस्ट्रीडियम सेलुलाइटिस, तीसरा था गैस गैंग्रीन। ये तीनों किसका पार्ट था, ये तीनों पार्ट था वुंड इन्फेक्शन का। अब पैथोजेनिसिटी में दूसरा बीमारी देख रहे हैं जिसका नाम है फूड पॉइजनिंग। तो इसमें सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है कि द ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएटेड विथ ए माइल्ड फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग। इससे जो फूड पॉइजनिंग होता है वो माइल्ड फॉर्म में होता है, वो कोई मतलब सीवियर केस नहीं देखने को मिलता है।
तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है द ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद ए माइल्ड फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट है द डिजीज लास्ट फॉर 6 to 12 आवर एक्सपोजर। अगर कोई व्यक्ति क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूरेंजिस के टच में आया है तो जनरली उसको जो बीमारी होगा कितना घंटे तक रहेगा, 6 से 24 घंटे तक उसको रह सकता है। तो वही है द डिजीज लास्ट फॉर 6 to 24 आवर एक्सपोजर। नेक्स्ट है द फूड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज़ मेनली पोल्ट्री एंड मीट फूड। जो जनरली इन्फेक्शन होता है क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूरेंजिस फूड के द्वारा वो जनरली कौन से फूड रहते हैं, पोल्ट्री और मीट प्रोडक्ट। क्योंकि जो क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूरेंजिस है इसके पहले भी देखे कि जनरली ह्यूमन्स बींग्स में इसका टॉक्सिन देखने को नहीं मिलता है, एनिमल्स में देखने को मिलता है। और अगर ये एनिमल में प्रेजेंट है और अगर हम उसको कंज्यूम किए हैं तो हम में थोड़ा बहुत माइल्ड फॉर्म में हम लोग को टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगा। तो वही है द फूड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज़ मेनली पोल्ट्री एंड मीट फूड। नेक्स्ट है द सिम्टम एब्डोमिनल पेन विथ क्रैम्प्स, नोसिया एंड वोमिटिंग। अगर आपके पास भी पोल्ट्री या मीट प्रोडक्ट से आपके अंदर अगर टॉक्सिन चला गया है तो क्या क्या सिम्टम होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स होगा, नोसिया होगा, वोमिटिंग होगा। नेक्स्ट हम लोग है नेक्स्ट है द सिम्टम लास्ट फॉर नियरली 24 आवर। मोस्ट ऑफ द टाइम द इन्फेक्शन इज ए सिम्प्टोमेटिक एज द इंट्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय इट इज नॉट वेरी टॉक्सिक। बोल रहा है कि इसका जो सिम्टम होता है ये जो एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्प्स है, नोसिया है, वोमिटिंग है, जनरली 24 घंटा तक किसी व्यक्ति को रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्फेक्शन जो है नेक्रोटाइजिंग इंट्राइटिस, मतलब हमारा इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन होता है, वहाँ पर नेक्रोसिस होता है। ये वर्ड यही डिनोट कर रहा है, नेक्रोटाइजिंग इंट्राइटिस। तो इसमें सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है टॉक्सिन फॉर्म्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूरेंजिस स्पेशली बीटा टॉक्सिन बाय टाइप सी इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। टाइप सी के द्वारा जो बीटा टॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाता है उसके चलते जो बीमारी होता है वो बीमारी का नाम क्या है, नेक्रोटाइजिंग इंट्राइटिस। तो सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट में है कि टॉक्सिन फॉर्म्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूरेंजिस स्पेशली बीटा टॉक्सिन बाय टाइप सी इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। नेक्स्ट है द हीट रेजिस्टेंट स्पोर टेकन इन विथ कंटामिनेटेड फूड जर्मिनेटिंग इन द इंटेस्टाइन एंड रिलीज बीटा टॉक्सिन। इसका जो हीट रेजिस्टेंस स्पोर होता है जिसका हीट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब ये इसको हीट आसानी से किल नहीं कर पाता है। ये फूड के द्वारा हमारे बॉडी में किसी तरह जाता है और हमारे इंटेस्टाइन में ग्रो करता है, जर्मिनेट करता है, वहाँ पर क्या रिलीज करता है, बीटा टॉक्सिन टाइप सी वाला। नेक्स्ट है द कंडीशन वर्सन व्हेन मीट कंटामिनेटेड विथ स्पोर इज ईटेन। बोल रहा है कि अगर आप कुछ और दाल चावल खाएं हैं तो आपके अंदर कुछ ऐसा साइन सिम्टम्स शो नहीं करेगा, लेकिन अगर ये स्पोर मीट के साथ गया है तो ह्यूमन्स बींग्स में जो कंडीशन पैदा होगा बहुत खतरनाक होगा और फैटल होगा, एक सीवियर कंडीशन होगा मीट के साथ। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग देखे थे कि मीट पर इसको आसानी से हम लोग ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, मीट पर इसका जो कल्टीवेशन होता है वो आसानी होता है। अगर इसको मीट मिल गया है तो इसका जो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कम टाइम में ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा। तो वही है द कंडीशन वर्सन व्हेन द मीट कंटामिनेटेड विथ फूड इज ईटन। नेक्स्ट है इन सच केसेज फूड पॉइजनिंग इज स्लाइटली वर्स ड्यू टू नेक्रोसिस इन द इंटेस्टाइन विथ अल्सरेशन एंड परफोरेशन, इट कुड बी फैटल, फॉर्चुनेटली सच टाइप ऑफ केसेज आर रेयर। अगर इसका कंटामिनेशन मीट में हुआ और अगर वो व्यक्ति मीट को खा लिया है, अगर और कोई फूड खाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन स्पेशली अगर मीट के साथ इसका कंटामिनेशन था और वो हम किसी व्यक्ति ने खाया और उसके चलती उस मीट के साथ साथ ये ऑर्गेनिज्म अगर व्यक्ति के अंदर में गया तो वहाँ पर थोड़ा सा फैटल कंडीशन डेवलप होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, नेक्रोसिस इन इंटेस्टाइन का जो वाल होता है वो डैमेज होने लगता है, अल्सरेशन मतलब जख्म होना, परफोरेशन मतलब छिद्र हो जाना। तो ये सब अगर इंटेस्टाइन में होगा तो ये एक फैटल कंडीशन है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये सच टाइप ऑफ केस क्या होता है, रेयर होता है, ये जनरली ह्यूमन बींग्स में उतना देखने को नहीं मिलता है। तो वही है इन सच केसेस द फूड पॉइजनिंग इज स्लाइटली वर्स ड्यू टू नेक्रोसिस इन इंटेस्टाइन विथ अल्सरेशन एंड परफोरेशन एंड इट कुड बी फैटल, फॉर्चुनेटली सच टाइप ऑफ केसेज आर रेयर। तो इस तरह से पैथोजेनिसिटी में हम लोग 3 बीमारी पढ़े। ठीक है, सबसे पहला हम लोग क्या देखें, टॉक्सिन के बारे में नहीं, पैथोजेनिसिटी में सबसे पहला वुंड इन्फेक्शन पढ़े। इसमें हम वुंड इन्फेक्शन के अंदर 3 बीमारी पढ़े, कंटामिनेशन ऑफ ए सिंपल वुंड, दूसरा क्लोस्ट्रीडियल सेलुलाइटिस, तीसरा पढ़े गैस गैंग्रीन। नेक्स्ट हम लोग पढ़े
फूड पॉइजनिंग दूसरा बीमारी, पहला बीमारी था वुंड इन्फेक्शन, वुंड इन्फेक्शन के अंदर 3, अब दूसरा बीमारी क्या था फूड पॉइजनिंग, और तीसरा बीमारी था नेक्रोटाइजिंग इंट्राइटिस। लास्ट में हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रोलाइट आर गिवन टू द पेशेंट, ठीक है। अगर पेशेंट को अगर हुआ है सेलुलाइटिस हुआ है, इंटेस्टाइन वाला कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसमें डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा, इसलिए उसको क्या देंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ORS देंगे। तो सबसे पहला है ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन में इलेक्ट्रोलाइट आर गिवन टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है द एंटीबायोटिक लाइक क्लिंडामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल, रिफाम्पासिन, पेनिसिलिन आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट। अगर किसी व्यक्ति को इससे इन्फेक्शन हुआ है तो कौन कौन सा एंटीबायोटिक हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्लिंडामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल, रिफाम्पासिन एंड पेनिसिलिन। नेक्स्ट है द फूड मस्ट बी कुक्ड प्रॉपरली एंड इफ रीहीटिंग इज डन इट मस्ट बी वार्म टू टेम्परेचर अबव 60 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहला हम लोग को ध्यान रखना है प्रिवेंशन में कि अपने भोजन को अच्छी तरह से पकाना है। अगर वो ठंडा हो गया फिर से अगर दोबारा उसको रीहीट करके हम लोग को खाना है तो ऐसे ही थोड़ा सा गर्म नहीं करना है, कम से कम 60 डिग्री सेल्सियस उसके टेम्परेचर को राइज करना है। तो वही है द फूड मस्ट बी कुक्ड प्रॉपरली एंड इफ रीहीटिंग इज डन इट मस्ट बी वार्म टू टेम्परेचर अबव 60 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है द लेफ्ट ओवर फूड मस्ट बी रेफ्रिजरेटेड एट टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। अगर बचा खुचा खाना आपको रखना है तो किस टेम्परेचर पर रखना है, बिलो 5 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखना है। इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। दैट्स ऑल।